Rahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor of Ashraf. बच्चों मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ नाइन्थ क्लास फिजिक्स का न्यू सिलेबस एएलपी के अकॉर्डेंट्स जो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। एएलपी के हिसाब से हम लोग बच्चों यहाँ पर सिलेबस की जो मैनिपुलेशन है और उसके साथ साथ जितने भी मिलते जुलते क्वेश्चंस है, क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे, क्वेश्चन के आंसर कितने हम लोगों ने अटैम्प्ट करने हैं और क्वेश्चंस के जवाब के बाद हम लोगों ने कौन सा फंड यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल फाक टीचिंग जोन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोज़ हैं और अपडेट्स हैं वो आप तक पहले पहुँची जा सके। बच्चों एक चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने कि जब भी आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है ना, सबसे पहले तो आपने क्वेश्चंस की सिर्फ हेडिंग को लिखना है, क्वेश्चंस का नंबर लिखना है और साथ ही साथ जब आप लोगों ने स्टार्ट करना थोड़ी सी स्पेस दे के लिखना शुरू करना। दोबारा से आप लोग फिर वहीं से स्टार्ट करके अपनी लाइन, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास क्वेश्चन खत्म होगा ना तो आप लोगों ने बच्चों इस तरह से एंड लाइन लगाकर अपने दूसरे क्वेश्चन की हेडिंग दे के फिर आप लोगों ने बच्चों अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ओके, ये कुछ फार्मूलेज है, ये आप लोगों ने अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद आप लोगों के चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज़ दोबारा से हम लोग देखेंगे अलग लेक्चर्स में। यहाँ पर हम लोग शॉर्टली देखते हैं, जो बच्चे शॉर्टली वीडियो मांग रहे थे उनके लिए है। अच्छा बच्चों देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 का, काइनेमेटिक चैप्टर का नाम है। इंग्लिश मीडियम में ये मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, उर्दू मीडियम के भी मैं आप लोगों के साथ साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। कहता है द ब्रांच, सॉरी, डिफाइन द मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होती है? राइट द नेम्स ऑफ इट्स ब्रांचेस। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन जिस तरह से लिखा है उस तरह से आप लोगों ने इसका आंसर करना है। ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड फोर्सेस दैट चेंज इट। फिजिक्स की वो शाख जो ऑब्जेक्ट की मोशन के साथ और जो फोर्स इसको तब्दील करती है उसके साथ डील करे या उसकी वजह से मैनिपुलेट हो, वो आपके पास कहलाती है बच्चों मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की फर्दर दो ब्रांचेज हैं, ठीक है, एक है काइनेमैटिक्स और एक है डायनामैटिक्स। ओके, अब आप लोगों से डिफरेंस पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। मैं आपको काइनेमैटिक्स की तो डेफिनेशन आपको शो हो रही है, डायनामिक्स की जो डेफिनेशन मैं बोल के बता देता हूँ कि अगर जिस्म मोशन की हालत में वर्क कर रहा हो तो वो डायनामिक्स है, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, यहाँ से आपको डेफिनेशन बना दे तो मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। काइनेमैटिक्स की डिफाइन करनी है, द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरिंग टू द फोर्स इज कॉल्ड द काइनेमैटिक्स। मोशन की वजूहात को या वजह को डिस्कस या बहसो मुबासा किए बगैर मोशन वाली बॉडी का मुतालिया आपके पास काइनेमैटिक्स कहलाता है। और डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन में, यानी कि जो हम लोग बॉडी का जो मुतालिया है या बॉडी की जो स्टडी है वो फोर्स की वजूहात को या वजह को बयान करते हुए करेंगे, वो आपके पास डायनामिक्स कहलाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ ना विदाउट रेफरिंग टू द फोर्स, आप लोग यहाँ पर लिख लें विद, तो फिर आपके पास ये डायनामिक्स बन जाएगा। आउट को ख़त्म कर दे, विद साथ लिख लें तो ये डायनामिक्स की डेफिनेशन बन जाएगी। ओके, फॉर एग्जांपल ये देख लें बच्चों, हर क्वेश्चन के साथ उसकी एग्जांपल्स या थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन लाजमी किया जाता है। आप लोगों के से अगर डेफिनेशन के हद तक पूछा जाए तो आपने डेफिनेशन के हद तक नहीं रहना, कोशिश करनी है एक दो एग्जाम्पल्स या उसकी कोई एक दो लाइन लाजमी साथ लिखनी है ताकि नंबरिंग की जो ब्रीफिंग है वो बेहतर हो सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग अ कार, थ्रोइंग अ बॉल। ओके, उसके बाद है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, हाउ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। ये बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी दफ़ा रिपीट भी हुआ है ओल्ड वेरिएंट में भी, ठीक है, और होपफुली आप लोगों के न्यू वेरिएंट में भी ये चीज़ रिपीट हो सकती है, ठीक है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है हम लोगों ने किसको? वेक्टर को। वेक्टर क्या चीज़ है बच्चों? आप लोगों ने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस पढ़ा था। जो स्केलर है इसमें डायरेक्शन भी होती है, और ये देखिए बच्चों
इसमें बच्चों डायरेक्शन यानी सिमत भी होती है और साथ ही साथ इसकी मैग्नीट्यूड भी होती है, यानी मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग जो चीज़ की स्टडी करते हैं वो वेक्टर है। और अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का वहाँ पर असर हो या मैग्नीट्यूड का मुताला हो तो वो आपके पास स्केलर कहलाती है। ओके, स्केलर और वेक्टर बड़ा ही ईजी है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्या होता है या क्या नहीं होता। ठीक है, अच्छा सबसे पहले यहाँ पर वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन लगा दें। ठीक है, अब फर्ज कर लें कि ये आपके पास एक ए वेक्टर है, इसके ऊपर हम लोग या तो एरो का निशान लगा देंगे या हम लोग बच्चों इसको बोल्ड फेस लेटर की शक्ल से लिख सकते हैं, इस तरह बोल्ड करके लिख लें, या आप लोग इसके नीचे वाली साइड पर भी एरो लगा सकते हैं। ये है वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर ग्राफिकली अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन एन एरो हेड एट वन एंड मतलब ऊपर या नीचे किसी एक जगह के ऊपर आप लोग इसका कोई एंड लगा सकते हैं। इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, फॉर एग्जांपल दिस, यानी कि वेक्टर को ज़ाहिर करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। और फॉर एग्जांपल हम लोग जिस चीज़ के या जिस वेक्टर को हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए उसके ऊपर या नीचे किसी एक एंड के ऊपर एरो का निशान लगा देंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई इज द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी नॉट सेम एज स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि बच्चों जो स्केलर क्वांटिटी है इसमें डायरेक्शन नहीं होती और जो वेक्टर क्वांटिटी है इसमें डायरेक्शन होती है, एक तो डिफरेंस ये आ गया। ओके, आप लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि वेक्टर हैज़ डायरेक्शन, स्केलर हैज़ नो डायरेक्शन, एक डिफरेंस आ गया। दूसरा डिफरेंस क्या है, क्योंकि बच्चों हम लोग जो वेक्टर्स हैं ना इनको हेड टू टेल रूल की मदद से कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं या कह रहे हैं कि स्टडी कर सकते हैं। तो जब हम लोग हेड टू टेल रूल की मदद से इसको स्टडी करेंगे ना तो वहाँ पर इसकी डायरेक्शन भी होगी। फॉर एग्जांपल का पहला वेक्टर दूसरे की टेल के साथ जाके फिर दूसरा वेक्टर तीसरे के हेड के साथ, इस तरह से देखें डायरेक्शनल वाइज आप लोगों को चीज़ें गाइड की जा रही हैं कि इस तरह हो के हम लोग ये सारे वेक्टर्स आपस में कंबाइन कर लेंगे। ये मेथड कहलाता है हेड टू टेल रूल, ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है साथ साथ। अच्छा फिर क्या है, यहाँ पर मैं देखता हूँ स्टेटमेंट क्या है, बिकॉज वेक्टर्स आर डायरेक्शनल क्वांटिटी। वही बात आखी ना कि जो वेक्टर है ये डायरेक्शनल क्वांटिटीज है। सो देयर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन फॉलो अ हेड टू टेल रूल, लिहाजा इनके जो एडिशन है या सब्सट्रैक्शन है वेक्टर्स की ये हेड टू टेल रूल की मदद से की जाती है। ओके, हेड टू टेल रूल बच्चों आप लोगों को बताया हुआ बुक से भी आप लोग येलो बॉक्स में लिखा होगा, वो भी आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट और रिजल्टेंट वेक्टर और हेड टू टेल रूल मेथड दोनों इंपॉर्टेंट है। साथ में ये देखें बॉक्स बना हुआ है, इसमें कुछ एमसीक्यूज टाइप है कि स्पीड ऑफ लाइट सी कितनी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी कितना होता है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनको लाजमी याद रखना। कोशिश करें आपके पास जो वैल्यूज़ हों, कैपिटल जी की वैल्यू की भी आपका पता हो, उसके बाद स्मॉल जी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है, के की वैल्यू का भी आपको पता होना चाहिए मुख्तलिफ सब्सटेंस के हिसाब से। और उसके अलावा आप लोगों को कुछ इस तरह से ज़मीन का मैथ, ज़मीन का रेडियस, ये कुछ कॉमन और जनरल टाइप इन्फॉर्मेशन है, ये आप लोगों को लाजमी तौर पर पता होनी चाहिए। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है गिव एन एग्जांपल ऑफ द बॉडी दैट इज एट रेस्ट एंड इन मोशन एट द सेम टाइम। बच्चों आपने कोई ऐसी एग्जांपल देनी है जो एट द सेम टाइम रेस्ट की हालत में भी हो और मोशन की हालत में भी हो। ठीक है, आप लोगों ने रेस्ट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, अ बॉडी डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड द रेस्ट। अ बॉडी डज चेंज इट्स मोशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग दैट विल बी कॉल्ड मोशन। यहाँ पर हमें रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन नहीं पूछी हुई, हमारे पास जो क्वेश्चन आया वो ये है कि हमने बॉडी को एक्सप्लेन करना है कि कौन सी बॉडी एट द सेम टाइम रेस्ट की हालत में भी और एट द सेम टाइम मोशन की हालत में है। तो वो है बच्चों जो बंदे बस में बैठे हुए हैं ना, वो कैसे, अ पैसेंजर सिटिंग इन अ बस इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द अदर। अदर से मुराद क्या है,
जब अगर आप लोग बस की बाहर वाली साइड पर खड़े होते हैं ना, तो बस के अंदर बैठे हुए जितने भी लोग होते हैं आपके हिसाब से वो मोशन की हालत में होता है, लेकिन असल में वो क्या है, वो एक किस्म का आपके पास इमेजिनरी खलासा है। हत्ता के जो बंदे बैठे हुए हैं ना, वो बिल्कुल रेस्ट की हालत में है, अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से। ओके, बट इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द अदर पीपल आउटसाइड द बस। ठीक है बच्चों, आउटसाइड द बस जो बंदे होंगे उनके हिसाब से ये मोशन की हालत में होंगे। जैसा कि आप लोग बेहतर जानते हैं कि ये वाली चीज़ गलत है, वो भी रेस्ट की हालत में ही है। जस्ट इमेजिनरी हम लोग तसव्वुर कर सकते हैं। डिफाइन द पोजीशन एंड रिजल्टेंट वेक्टर। पोजीशन क्या है बच्चों? पोजीशन जो होती है ना, वो किसी फिक्स जगह से दूसरे पॉइंट तक फासला है, या आप लोग समझ लें कि उसकी डायरेक्शन है, उसको हम लोग पोजीशन कहते हैं। और रिजल्टेंट वेक्टर बच्चों बुक के ऊपर में भी लेंथी हो, यहाँ पर आपको सिंगल लाइन में मिल जाएगा कि रिजल्टेंट वेक्टर दो वेक्टर्स को कंबाइन करने से, फॉर एग्जांपल ये आपके पास ए वेक्टर है और ये आपके पास बी वेक्टर है, इन दोनों को कंबाइन करने वाली जो लाइन है उसको हम लोग आर वेक्टर कहते हैं रिजल्टेंट, जो कि असल में क्या होती है, वो ए और बी दोनों का हासिल वेक्टर होती हो, इसका भी असर वही होता है जो इन दोनों वेक्टर्स का होता है। लिहाजा ये आपके पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर्स। पढ़ते हैं। पोजीशन द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट से जो आपके पास डिस्टेंस और डायरेक्शन होगा वो आपकी पोजीशन कहलाएगी। नंबर वन चीज क्लियर। दूसरे नंबर पर थी रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर वी कैन ऐड टू और मोर वेक्टर्स टू गेट अ सिंगल वेक्टर। दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को जमा करके हम लोग एक सिंगल वेक्टर्स हासिल कर सकते हैं, जो कि रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ। आप लोगों ने जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अलग अलग करके लिखना है, कोशिश करनी है इसकी कम से कम तीन चीज़ें या तीन खूबियाँ ऐसी लिखे जो एक इनको एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाती हो। डिफ्रेंशिएट करना है ना, तो 2 नंबर का सवाल है, ठीक है, कंपैरिजन भी है। आप लोगों ने इनके फार्मूलाज, इनके यूनिट्स और इनकी एक एक करेक्टरिस्टिक्स लिख देनी है। इससे आप लोगों की हेडिंग्स और जो लाइन आप लोग लिखेंगे इंप्रेशन बेहतर होगा। देखते हैं, कहता है लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ऑफ द मोशन। हरकत करते हुए जिस्म की जो दरअसल हकीकत में जो लेंथ होगी वो आपके पास डिस्टेंस कहलाएगा। जो बच्चों डिस्टेंस का फार्मूला असल में वो है एस इज इक्वल टू वी टी। ओके हो गया, ठीक है। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट। आप लोग इसको करना चाहें ठीक है, नहीं तो ये एक जर्नल फार्मूला है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, आपको सही समझ आ जाएगी। आप लोग पेपर के हिसाब से भी उसको टाइप कर सकते। लेट्स सपोज दैट ये आपके पास है एक जिग जैग मैनर में पाथ। ये आपके पास ए पॉइंट है, ये आपके पास बी पॉइंट है। ये है आपका एक्चुअल, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। क्या कहते हैं इसको? डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या है आपके पास? डिस्टेंस, यानी ए से लेकर बी तक का जो फासला, इसको हम लोग कहेंगे डिस्टेंस। मैं कैपिटल डी से जार कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक शॉर्टकट ढूंढ लेता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक शॉर्टकट, इसको सी कह देता हूँ, इसको डी कह देता हूँ। मैं कहता हूँ सी से लेकर डी तक जो है वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये देखिए, ये छोटे से छोटा फासला डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जो रास्ते की असल लंबाई है वो आपके पास डिस्टेंस कहलाता है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है। और उसके अलावा देखिए, डिस्टेंस जो है वो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट जो है ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्या मतलब? इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मतलब ये इतना लंबा है, इसकी डायरेक्शन नहीं, मतलब ये सीधा सीधा रास्ता कह लें। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट वाला यहाँ पर देखे कॉर्नर है, वो कह रहा है कि यहाँ पर जा कोई पॉइंट शुरू हो रहा है और इस तरह से रास्ता बनाते हुए, तो देखिए ये डायरेक्शन एक अलग से ज़ाहिर कर, नहीं तो हम लोग इसी रास्ते को फॉलो करके ए से बी तक चले जाएंगे, लेकिन सी से लेकर डी तक हमारे पास एक न्यू पाथ है, तो इसके लिए इसकी डायरेक्शन का भी होना लाजमी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, व्हाट इज़ द
व्हाट इज द वाई डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो मैं आपको बता रहा था कि डिस्टेंस क्यों एक स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट क्यों एक वेक्टर क्वांटिटी है। एज डिस्टेंस मेजर्स मैग्नीट्यूड ओनली, क्योंकि स्केलर क्या कहता है द क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड, फोर्स, मास, ठीक है, मास की भी बच्चों एक क्वांटिटी। अच्छा उसके बाद कहता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड मिलेगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट को जब मेजर करेंगे तो उसमें मैग्नीट्यूड भी मिलेगी, साथ साथ डायरेक्शन भी मिलेगी। लिहाजा जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी। ये बच्चों आपकी कैलिबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है, आपने इसको सही से समझना है। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस फार्मूले के हिसाब से भी है, ओके। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, स्पीड डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में डिस्टेंस जो कवर हो, और डिस्टेंस का फार्मूला था एस इज इक्वल टू वी टी, और यहाँ से आपने स्पीड का फार्मूला निकालेंगे तो बन जाएगा एस ओवर टी। ये आपके पास इसके टोटल स्टेप्स बन गए, ओके। दूसरे नंबर पर क्या है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड होती है सिर्फ और सिर्फ, लिहाजा वो एक स्केलर, तो उसी हिसाब से जो फार्मूला बनेगा वो भी क्या होगा, स्केलर। फार्मूला क्या, v इज इक्वल टू एस ओवर टी। ये देखें बच्चों, ब्लैक में आपको फ्रंट में हेडिंग बोल्ड करके, मतलब ये मार्कर से आपने चीज़ें लिख कर एक लाइन छोड़ के नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। वेक्टर नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द यूनिट टाइम, सी से लेकर डी तक का जो आपने फासला तय किया वो डिस्प्लेसमेंट था, उसमें डायरेक्शन भी थी, इसलिए वो एक वेक्टर क्वांटिटी और लिहाजा वो इस तरह से होगी। फार्मूला यही होगा, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है वाई स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर इज अ वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये मैंने आपको चीज़ बता दी है, क्योंकि स्पीड जो है ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की वजह से है, सो इट इज़ कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी, जबकि वेलोसिटी की जो मेजरमेंट है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की वजह से, तो इसलिए ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद है बच्चों आप लोगों का इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। बच्चों जो इंस्टेंटेनियस वाला लफ्ज़ है ना, ये स्पीड के साथ भी आ सकता है, वेलोसिटी के साथ भी आ सकता है, एक्सेलरेशन के साथ भी आ सकता है, तो आप लोगों ने इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं घबराना। देखें जब ये इंस्टेंटेनियस का लफ्ज़ आ जाएगा ना, स्पीड के साथ आ जाएगा, वेलोसिटी के साथ आ जाएगा, या आपके पास एक्सेलरेशन का आ जाएगा ना, तो आप लोगों ने यहाँ पर एक लाइन नोट करनी है। इट इज़ द स्पीड ऑफ द व्हीकल शोन एट एनी इंस्टेंट बाय स्पीडोमीटर। ये एक आला है जो कि इसकी स्पीड को मेजर करता है, जैसे बुखार को मापने के लिए थर्मोमीटर, और पीछे उसके इससे पहले जो आप लोग मशीन इस्तेमाल करते हैं वो दूसरी थी जो माथे पर रखी जाती थी, जस्ट वो भी एक किस्म का आला था हीट सेंसर के लिए या टेम्परेचर सेंसर के लिए। यहाँ पर भी स्पीड सेंसर है ये एक किस्म का, ओके। यहाँ आप लोग कह सकते हैं द स्पीड ऑफ द व्हीकल शोन एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम बाय स्पीडोमीटर। बायो को भी चाहे रहने दें, लेकिन अगर स्पीड की बात हो रही तो फिर कर लें। अगर आपके पास वेलोसिटी की डेफिनेशन आ जाती है इंस्टेंटेनियस में, तो आप कह सकते हैं इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट शोन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, और इसी तरह से आप लोग एक्सेलरेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, ये साइड पर जो इन्फॉर्मेशन लिखी है इनको लाजमी याद करना है। आप लोगों के न्यूमेरिकल्स, आप लोगों के एमसीक्यूज की काफ़ी ज़्यादा पेस इन्हीं के ऊपर है। इक्वेशंस ऑफ मोशन ये बच्चों लीनियर वे में है, किस में है, लीनियर वे में। याद रखना ये लीनियर में जो होगा वो एक्सेलरेशन ए होगा। अगर ग्रेविटी की बात की जाएगी तो ए की जगह जी आ जाएगा, ठीक है ना, ए की जगह जी ने चेंज कर जाना है, तो लिहाजा ए वाली चीज़ हो, और एस कभी कभी एच भी हो जाता है। यहाँ पर 2g ऐसा 2g एच भी हम लोग यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स में, तो वो असल में क्या है, वो एक किस्म का डिस्टेंस ही है। समझ आ गई। अच्छा, डिफरेंशिएट द यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेरिएबल नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर बॉडी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब ही होगी जब वो ना तो डायरेक्शन चेंज कर रहा हो और ना ही स्पीड चेंज कर रहा हो। A body has a uniform velocity if its speeds and direction does not change। अगर उसकी स्पीड और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो वो क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। वेरिएबल वेलोसिटी, अगर स्पीड भी चेंज हो रही हो या उसमें से डायरेक्शन चेंज हो जाए, कोई एक चीज़ चेंज हो गया है, तो वो भी आपके पास क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी
गैर मुतगैर वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिफाइन एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। बच्चों एक्सेलरेशन जब आप लोगों ने करना है ना, तो वहाँ पर 3 तरह की कैटेगरी आप लोग पढ़ेंगे। एक आप लोग पढ़ेंगे द एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग बाय इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी और विद द इंक्रीज इन वेलोसिटी, या फिर आप लोग पढ़ेंगे डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी। जो इंक्रीज कर रहा है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जो डिक्रीज कर रहा है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन, और उसको रिटार्डेशन एक्सेलरेशन भी कहते हैं। एक्सेलरेशन क्या है? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को एक्सेलरेशन कहते हैं। ये उसका एवरेज फार्मूला है। ये देख लें बच्चों, उन्होंने सारी चीज़ें लिखी हुई है इस तरह से कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी के हिसाब से लिखा है। करैक्टरिस्टिक्स भी आप इसको कह सकते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, फार्मूला इसका डेल्टा वी ओवर टी है, यूनिट इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो आपके पास एक्सेलरेशन की बात की गई है ना, ये जो v है ना, ये असल में s ओवर टी पर मुश्तमिल था। ये आप लोगों ने पढ़ा था s ओवर टी। और अगर आप लोगों को बेसिक फार्मूलाज आते हैं तो यूनिट्स निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये s डिस्टेंस है, मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, ये मीटर पर सेकंड आ गया। यहाँ पर देखें, ये दोबारा से t नीचे है, ऊपर जाएगा एक सेकंड वाला, तो वो इसमें जाके प्लस हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, उसके बाद है रिटार्डेशन। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीज, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, इट इज रिटार्डेशन और डीसेलरेशन। बच्चों डीसेलरेशन भी कहते हैं, क्या कहते हैं? डीसेलरेशन भी कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन को डीसेलरेशन भी कहते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड वेरिएबल। ये बच्चों दोबारा से उसी तरह से रिपीट हो रहा है। क्या यूनिफॉर्म वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हो रही है। अगर तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को डिफाइन करना है तो इसमें जो है ना, वो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से अगर मूव कर रही है, इफ़ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कांस्टेंट, अगर वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी जो वेलोसिटी का चेंज है वो कांस्टेंट रहे, वो आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ओके, उसके बाद बात आ जाती है वेरिएबल एक्सेलरेशन की। वेरिएबल एक्सेलरेशन, अगर बॉडी की जो वेलोसिटी है वो वक्त के साथ चेंज हो जाए, इफ़ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, इट इज़ कॉल्ड द वेरिएबल वेलोसिटी। ओके, उसके बाद बात आ जाती है डिफाइंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। बच्चों मैंने पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बारे में बताया, अगर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा? इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग देन द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। ओके, वक्त के साथ अगर बॉडी की वेलोसिटी बढ़े तो वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कहलाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में तब्दीली की शरह। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, अगर वेलोसिटी कम होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। डिफरेंशिएट बिटवीन द यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेरिएबल स्पीड। वेलोसिटी भी आपने पढ़ ली, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल। एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म यानी वेरिएबल। और अब स्पीड, अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम, हाउएवर द शॉर्ट द इंटरवल में बी। कोई भी जिस्म यूनिफॉर्म स्पीड में होता है अगर ये वक्त के मसावी वक्फों के साथ मसावी फासला तय करे, चाहे वो फासला या वो जो इंटरवल है चेंज है वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड कहलाता है। दूसरा है वेरिएबल स्पीड। अ बॉडी हैज़ अ वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम, हाउएवर द शॉर्ट। सिर्फ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल इंटरवल ऑफ में चेंजिंग आ जानी है, बाकी आपके पास यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड की डेफिनेशन एक जैसी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, कहता है कैन अ बॉडी मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन? यस, इफ इट चेंज इट्स डायरेक्शन व्हेन मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। जी हाँ, किसी भी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो हो सकता है अगर तो वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। जब वो बच्चे देखें, अगर हम लोग एक स्ट्रेट पाथ पे जा रहे हैं तो वहाँ पर एक कट ऑफ आ गया, मतलब हम लोगों ने मोड़ काटना है, तो वहाँ पर हम लोग स्पीड तो पहले जैसी नहीं रखेंगे, स्पीड कम करेंगे ना, तो इस तरह से कम ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा। कैन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्टिल हैव डायरेक्शन? नो, अगर तो वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो उसका जो आप लोग कह सकते हैं डायरेक्शन है वो नहीं होगी। कैसे? नो,
एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी मस्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। जब वो अपना कट ही नहीं ले रही, किसी किस्म का मोड़ ही नहीं काट रही, तो वहाँ पर डायरेक्शन तो कोई होगी नहीं, लिहाजा वो क्या है फिर आपके पास, वो एक कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, डिफाइन ग्रेविटेशनल एक्सलेशन और एक्सलेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। बच्चों बहुत ही आसान है, ये फ्री फॉल ऑफ ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा था कि जब भी बॉडी कोई ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही होती है ना, इसमें फ्री फॉल ग्रेविटी होती है। क्यों? क्योंकि ज़मीन की सतह से हमें जो है ना एक फोर्स अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, जिसको हम लोग ग्रेविटी की फोर्स जी कहते हैं, और जिसकी कीमत है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, द एक्सलेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल एक्सलेशन। ओके हो गया। अच्छा, उसके बाद है आप लोगों का, अ प्लेयर कवर्स 80 मीटर डिस्टेंस, ये बच्चों डिस्टेंस है यानी एस है, इन 10 सेकेंड टी। आपने फाइंड करनी है इसकी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए आपके पास फार्मूला v इज इक्वल टू एस ओवर टी। अच्छा बच्चों, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका मैंने पहले भी बताया हुआ, फिर बता दे, तो आप लोगों ने सबसे हेडिंग दे पहले देनी है, हेडिंग गिवन डाटा, मतलब जो इसमें चीज़ें गिवन है वो कौन सी हैं बच्चों। सबसे पहली चीज़ थी डिस्टेंस की, डिस्टेंस को एस से ज़ाहिर करते हैं, वो कितना है 80 मीटर। उसके बाद है आपके पास उसका टाइम है, टाइम है बच्चों आपके पास 10 सेकेंड। अब आपने फाइंड क्या करना है, उसकी एवरेज स्पीड। आपके पास फार्मूला था एस ओवर टी, तो आप लोगों ने यहाँ पर फार्मूले क्या लिख देनी है, फिर लिखना है वी एवरेज इज इक्वल टू एस ओवर टी। एस की वैल्यू पुट करें, टी की वैल्यू पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके। अच्छा, उसके बाद बात आ जाती है आपके पास, कन्वर्ट द 20 मीटर पर सेकेंड टू द किलोमीटर पर आवर। बच्चों ये आपके पास बड़ा ही आसान है, 20 मीटर टू किलोमीटर पर आवर, ये हिंट दे दिया है। ये देखें, मीटर को साथ वैसे लिख लें, पर सेकंड है मतलब ये बटे के नीचे है। ओके हो गया। अब यहाँ से ही आप लोग यहाँ पर देखिए, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, के पॉजिटिव है मतलब के के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, हम लोगों ने इसको दूसरे तरीके से भी करना है। अभी जार के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद पर आवर मतलब सेकंड नीचे की तरफ है, 3600 सेकंड हो तो फिर आवर बनता है, क्योंकि 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 3600 सेकंड हो गए। जब हम लोग इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या करवाना है हमने, मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, आप पहले इसको कन्वर्ट करते थे कुछ इस तरह से, ये देखिएगा, अगर आपके पास आंसर आ गया ना 20 किलोमीटर पर आवर इस तरह से आ गया था, तो आप लोग पहले 20 लिखते थे, मल्टीप्लाई करते थे 1000 के साथ, मीटर वैसे का वैसे, नीचे 3600। इनको जब आप लोग कट ऑफ करते थे ना, तो आपके पास जो आंसर बचता था वो आपके पास मीटर पर सेकंड में आता था। अब आपने किलोमीटर पर सेकंड में करना है, तो आप लोगों ने इसको बिल्कुल आसान चीज़ों में लिख देना है, वो चीज़ें जिससे आप लोग डिवाइड कर रही हैं। देखें बच्चों, मैंने यहाँ पर आपको बताया 20 मीटर से किलोमीटर में किया ना, फिर किलोमीटर से फिर मीटर पर सेकंड में करोगे, यानी कि ये दोनों आपस में इन्वर्स में है, इन्वर्स तरीके से होंगे। अगर मीटर को किलोमीटर में करना है तो फिर हम लोग पहले 3600 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोग उल्ट प्रोसीजर कर रहे हैं अब, और 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये दो दो से गई, ये एक से गया, 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 72 किलोमीटर तय करेगी ये अपना सफ़र। अब आप लोगों ने किलोमीटर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो बड़ा ही आसान है। 36 किलो जार को कहते हैं, मीटर यूनिट है, सेकंड भी यूनिट है, आवर है ना, आवर को हम लोग जब मिनटों में कन्वर्ट करेंगे, वो इस तरह से 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, और 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में। तो इस तरह से बच्चों ये आ जाएगा, ये 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आपके पास फासला आ जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 23 है, थर्ड वाला पार्ट आप लोगों ने खुद करना है, कंप्लीट योरसेल्फ। 23 वाला क्वेश्चन है, कहता है कार इज मूविंग विद एन एवरेज स्पीड दिस। पहले इसको किस में करेंगे बच्चों, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ये आपके पास क्या हो गई, इसकी एवरेज स्पीड यानी वी। हाउ मच टाइम, हमने मालूम क्या करना है, टाइम। डिस्टेंस भी हमारे पास गिवन है, डिस्टेंस का जो बच्चों यूनिट होता है
आप लोग मीटर में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, 360 किलोमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ये लॉन्ग डिस्टेंस है तो इसको लॉन्ग डिस्टेंस में ही रहने देंगे। ओके हो गया। तो इसका मतलब फिर हम लोग घंटों को भी जो है ना, यहाँ पर आवर्स को भी चेंज नहीं करेंगे, इनको भी ऐसे ही ट्रीट करेंगे। आपके पास फार्मूला क्या है एवरेज स्पीड का? S/T। टी मूव करना, टी को इधर ले जाए, वी को इधर ले आए, तो ये बन जाएगा S/V। एस की वैल्यू 360 है, वी की वैल्यू 72 है। तो जब हम लोग इसको कट ऑफ करेंगे तो हमारे पास 5 आवर्स रह जाएगा, मतलब 5 घंटे के टाइम में हमारे पास ये फासला कवर अप हो जाएगा, अगर गिवन कंडीशन इस तरह से है। 24 वाला रनर कंप्लीट्स 100 मीटर, ये आपके पास बचवा है रेस इन, ये इस तरह से वी एवरेज फाइंड करनी है, बड़ा इजी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये थे क्वेश्चंस शॉर्टली जो चैप्टर से बने हुए थे। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है पेपर्स की प्रिपरेशन में भी, और पेपर्स भी सर पर है, लिहाजा हम लोग कोशिश करेंगे एक एक दिन में एक एक चैप्टर कंप्लीट कर दें। ओके, फिजिक्स के रिलेटेड। अच्छा, एक्सरसाइज क्वेश्चन है ये, आप लोगों ने ये ALP के हिसाब से बच्चों आपके लोगों के MCQs हैं, इनको आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? अ क्वांटिटी विच इज कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, फॉर एग्जांपल लेंथ, मास एंड टाइम। ओके, अगर किसी क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड के हिसाब से सिर्फ डिफाइन किया जा रहा हो तो वो स्केलर होती है। दूसरे नंबर पर वेक्टर, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, डिस्क्राइब कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी एंड फोर्स। वेलोसिटी के ऊपर बच्चों इस तरह से, फोर्स के ऊपर भी इस तरह से। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, MCQs भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ द स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर में क्या है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, ये आपके पास बच्चों स्केलर है। उसके बाद है वेक्टर, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, ETC, ये सारी की सारी क्या है? वेक्टर है। डिफाइन द हेड टू टेल रूल, जो हम लोग पढ़ रहे थे। हेड टू टेल रूल क्या होता है बच्चों? हेड टू टेल रूल, टू ऐड अ नंबर ऑफ अ वेक्टर, रीड्रा देयर रिप्रेजेंटेटिव लाइंस। कहता है हम लोगों ने एक वेक्टर लेना, बल्कि दो वेक्टर्स लें। टू ऐड अ नंबर ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स की तादाद को जमा करते हुए, रीड्रा देयर रिप्रेजेंटेटिव लाइंस, उनकी रिप्रेजेंटेटिव लाइन मतलब मैग्नीट्यूड को इस तरह से ड्रा करना है। हेड ऑफ द वन लाइन कोइंसाइड विद द टेल ऑफ द, ये देखें, लेट्स सपोज दैट ये आपके पास ए वेक्टर था। कहता है हेड ऑफ द फर्स्ट लाइन कोइंसाइड विद द टेल ऑफ द सेकंड, द रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय द सिंगल वेक्टर। फॉर एग्जांपल, इन दोनों को भी मिलाने के लिए हम लोग एक वेक्टर ड्रा करते हैं इस तरह से। सिंगल वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा, क्या है? इज डायरेक्टेड फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। टेल इसकी बच्चों इसके साथ, और हेड जो है पहले वाले की टेल के साथ जुड़ेगा, तो ये हेड टू टेल रूल मेथड बन जाएगा। आगे है व्हाट आर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ क्या है बच्चों? जो आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, उसमें कहता है कि द ग्राफ represents हाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट चेंज विद द टाइम, कि किसी ऑब्जेक्ट ने किस कदर डिस्टेंस को कवर कर दिया है टाइम के साथ साथ, चेंज विद द टाइम, टाइम के साथ साथ। द स्लोप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द स्पीड टाइम ग्राफ, तो आपके पास जो उसकी स्लोप होगी वो स्पीड ऑफ द टाइम ग्राफ की मदद से शो करवाई जाएगी। उसके बाद है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ में ये है कि दिस ग्राफ रिप्रेजेंट, बाकी वही होगा बच्चों, डिस्टेंस की जगह आपने स्पीड के नाम को यूज करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है falling object near the earth have the same constant acceleration, does the simply that the heavier object will fall faster than a lighter object। कहता है ज़मीन के करीब करीब दो वेट्स गिराए गए हैं जो, जिनकी कंडीशन इस तरह से है कि दोनों कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वजह से नीचे जाएंगे। ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है वो इनके दोनों के ऊपर कांस्टेंटली है। वो कह रहा है कि कौन सा मैस पहले नीचे, या कौन सा वजन वाली चीज़ पहले नीचे जाएगी, हैवियर मैस वाली, हैवियर ऑब्जेक्ट वाली, या लाइटर ऑब्जेक्ट वाली।
तो बच्चे आपको बताता चला जाऊं, क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स सबके लिए सेम है, तो इसलिए ना जो कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई भारी, ना कोई हल्का, सारे के सारे एक ही जैसे जो है ना फॉल करेंगे। नो, हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइटर ऑब्जेक्ट्स। तो ये नहीं हो सकता कि जो आपके पास हैवी ऑब्जेक्ट है वो स्पीड के साथ नीचे की तरफ आएगा हल्के की निस्बत, क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ऊपर से नीचे आते हुए उसके ऊपर हवा का प्रेशर भी लगेगा, उस हिसाब से उसको रोका भी जा सकता है। नियर द अर्थ सरफेस ऑल ऑब्जेक्ट्स फील द सेम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिस। ये बच्चों अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है, आपकी बुक में जो यूज़ हुई है वो 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। बाकी आप लोग ना 11th और 12th में जाएंगे तो आप लोगों को ये वाली वैल्यू फॉलो करनी पड़ेगी। ये बच्चों एएलपी के हिसाब से आपके शार्प क्वेश्चन। अब एएलपी के हिसाब से आप लोगों के कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन कौन से है, तो वो है बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कहता है व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड, जब एक बुलेट को बच्चों फायर किया जाता है, इट्स वेलोसिटी विद विच इट लीव्स द बैरल इज कॉल्ड द मजल वेलोसिटी। जो वहाँ से बच्चों गोली जाएगी और उस बैरल को हिलाएगी या उस बैरल को मोशन में लेके आएगी, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो मजल वेलोसिटी होगी। एक डेफिनेशन ये बन गई। अब कहता है मजल वेलोसिटी ऑफ द वन गन विद द लॉन्गर बैरियर इज लेसर देन दैट ऑफ द अनदर गन विद द शॉर्टर बैरल, इन विच गन इज द एक्सलेशन ऑफ द बुलेट लॉन्गर। बच्चों मैं आपको उर्दू में समझा देता हूँ। कहता है कि आपके पास एक बुलेट है, उसको फायर किया है, उसको फायर करने के बाद उसकी वेलोसिटी को जज करेंगे। जज करने के साथ साथ हम लोगों ने देखा उसकी मजल वेलोसिटी जो छोटे वाला बैरियल है उससे उसकी ज़्यादा है, जबकि बड़े वाले बैरियल की जो मजल वेलोसिटी है वो कम है। क्यों बच्चों, उसके लिए बड़ा ही आसान सा मेथड है। ये देखें, अगर ये आपके पास एक बंदूक है ना और उसका जो पीछे वाला बैरियल ये छोटा सा है, एक आपके पास बंदूक है और उसका जो पीछे वाला बैरियल वो कुछ इस तरह से है, मतलब बड़े वाला बैरियल है। अब जब हम लोग दोनों से बुलेट को बच्चों फायर करेंगे ना, ये ज़्यादा जो है ना इसका बैरल ये वाला हिस्सा ज़्यादा कपकपाहट करेगा, यहाँ कहने के झटका खा लेगा, जर्क्स करेगा, जबकि ये वाला नहीं। क्यों? लॉन्ग लेंथ होने की वजह से इसकी मोशन यहाँ तक आते आते बच्चों मुख्तलिफ पाथ में डिवाइड हो जाती है और वो रुक भी जाती है, या समझ लें कि आप लोगों के पास वो स्लो डाउन हो जाती है। और यहाँ पर इतना इसको वक्त ही नहीं मिलता यहाँ कि ये स्लो हो सके, लिहाजा लॉन्गर बैरियर में जो आपके पास होगा ये टाइम मिल जाएगा, तो इसकी ज़रा मजल वेलोसिटी कम हो जाएगी। द गन विद द शॉर्टर बैरियर हैज़ लार्जर एक्सीलरेशन ऑफ द बुलेट। छोटी वाले के पास एक्सीलरेशन और उसकी मजल वेलोसिटी ज़्यादा होगी। क्यों? दिस इज बिकॉज द बुलेट इन द शॉर्टर बैरियर अचीव्स द हायर मजल वेलोसिटी। तो ये हायर मजल वेलोसिटी बच्चों अचीव करेगा अब ओवर द शॉर्टर डिस्टेंस, थोड़े से फासले के लिए, इम्प्लाइंग द ग्रेटर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद इन दैट शॉर्टर डिस्टेंस। छोटे से फासले में भी ये बहुत ज़्यादा एक्सीलरेशन अचीव कर लेगा। ओके, ये था बच्चों आपका कंप्लीट चैप्टर नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चंस। और एएलपी के अकॉर्डिंग जितने भी शार्ट क्वेश्चन थे चैप्टर वाइज वो भी बताए हैं, साथ ही साथ आप लोगों को एक्सरसाइज भी क्लियर करवा दी, आप लोगों को समझ आ गई होगी आई होपफुली। अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी अपडेट्स हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।